हेलो गाइस, वेलकम टू सीरियस जुगाड़ से। मेरा नाम है पीयूष और मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन पेपर है 2019 के अप्रैल वाले अटेम्प्ट का सेक्शन ए। तो इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करनी है। 2018 तक के पेपर्स हमने खत्म कर लिए हैं। 2017 से हम स्टार्ट किए थे, 2018 तक के सारे स्लॉट्स खत्म हो चुके हैं। 2019 वाले से शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी हर पेपर की तरह आपको डायरेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होता है। आगे के पूरे 120 क्वेश्चंस के लिए ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में शुरू होता है हमारा पेपर। और आज जो ये पेपर स्टार्ट हो रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक से शुरू हो रहा है। देखो, स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन से हो सकती है, ऐसा फिक्स नहीं होता है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स, कभी एंटोनिम्स, कभी सिनोनिम्स, कभी हो सकता है पैसेज से शुरुआत हो, कभी रीअरेंजमेंट, कभी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। कोई सी भी चीज शुरुआत कर सकती है, डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज आपके लक में आई है। सो फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे शुरुआत हो रही है। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे मेन क्वेश्चन पे। डायरेक्शंस कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन आफ्टर द सेंटेंस। देखो, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा डायरेक्शन है। ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया है, यहां से एक शब्द को या मे बी एक से ज्यादा वर्ड्स को गायब कर दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो ब्लैंक है उसके लिए 2 वर्ड्स दिए गए हैं हर चीज में फिल करने के लिए। सिर्फ कॉल्ड से काम नहीं चलेगा, ऑन, ऑफ, आउट, ओवर, ये 2 वर्ड्स दिए गए हैं। तो यही बात कह रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है। हो सकता है कि एक वर्ड से काम चल जाए, हो सकता है कि एक से ज्यादा वर्ड से काम चले। तो आपको इनको पढ़ना है। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आपको सेलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अगर यहां पे मैं फिल कर दूं तो इस सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकलने लगेगा। यानी कि अगर आप इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ कि ये कहना क्या चाहता है, तब आप सेलेक्ट कर पाओगे कि इन 4 में से कौन सा वर्ड यहां फिट होगा, तो इसका मीनिंग बढ़िया निकलेगा। ठीक है, आसान सी बात है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हाउ वी डैश टू एजिंग। एजिंग का मतलब होता है जो भी हमारी उम्र ढल रही होती है, जो हम उम्र दराज हो रहे होते हैं, उसकी बात कही जा रही है। हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। अब कोई चीज ऐसी है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम चॉइस कर रहे हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है। रिस्पॉन्ड है, एब्सॉल्व है, डिस्चार्ज है और ओवरलुक है। देखो, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, बाहर हो गया। डिस्चार्ज का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं फिट बैठेगा। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना। लेकिन यहाँ पे तो हम चॉइस है, मतलब हम कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं, अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा बेटा? रिस्पॉन्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। सो हाउ वी रिस्पॉन्ड टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। तो रिस्पॉन्स जो आप करोगे वही ऐसा सिलेक्शन होगा जो आप करोगे, और उसको आपको बहुत बुद्धिमानी से करना चाहिए। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस हियर। साथ साथ में पेपर पेन रखो और साथ में करते चलो क्वेश्चंस को। बहुत जरूरी होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बेटा, है ना। ऐसे देख देख के समझ तो आता जाएगा, लेकिन बाद में आपको लगा यार कुछ सॉलिड नहीं आ पाया। लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आप साथ में सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको सॉलिड भी चीजें समझ आएंगी। चलो सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डैश फ्यूअर रिस्क्स सिंस इट इज यूज्ड अलोंग विद स्टैंडर्ड रेमेडीज ऑफन टू लेसन साइड इफेक्ट्स एंड एनहांस फीलिंग ऑफ वेलबींग। बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या कर रही है, बहुत कम रिस्क है इनके साथ में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेमेडीज के लिए यूज की जाती हैं और साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं और फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आपको जल्दी लगने लगता है। मतलब अगर आप अच्छी मेडिसिन यूज करोगे तो क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी अच्छा लगने लगेगा। वही अगर जेनरिक वाली होंगी तो शायद कम अच्छा लगेगा जल्दी से। ठीक है, तो ये बात यहां पे हो रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डैश फ्यूअर रिस्क यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो होती हैं उनमें कम रिस्क होता है। तो क्या रिएक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? रिएक्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रिस्क रिएक्ट थोड़ी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन रिलीजेस योर रिस्क। अब देखो, रिलीज तो नहीं होगा, रिलीज उसके पार्टिकल्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब है किसी चीज को निकाल के बाहर कर देना, तो ये बाहर हो गया। जैसे सीडी प्लेयर में एक बटन लगा होता था, जैसे उस बटन को दबाओ सीडी तुरंत बाहर आ जाती, उसको इजेक्शन बोलते हैं, इजेक्ट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? डी, कैरीज। सो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कैरीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चंस डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड कह रहा है, स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मेन एंड वुमेन। अच्छा, स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज है, ठीक है। तो स्ट्रेस होगा तो क्या चीज हो सकती है? डेफिनेटली ये चीज क्या करेगी बेटा? कम करेगी। ठीक है, अब समझो बात ध्यान से। ये फर्टिलिटी एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है, स्ट्रेस एक नेगेटिव चीज है। यानी कि अगर स्ट्रेस हुआ मतलब नेगेटिव चीज हुई तो पॉजिटिव चीज क्या होगी? कम हो जाएगी। अब एक कॉमन सेंस सी बात है ना। अगर हमारे पास में क्या है बेटा, मान लो 4 पॉजिटिव नंबर है, एक है 4, एक है 6 और एक है 3,
ये 3 पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास में, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि इसमें एक नेगेटिव नंबर भी जोड़ दो तो अल्टीमेटली इसका जो टोटल समेशन होगा वो कम होने लग जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं +7 जोड़ दे रहा हूं, अब ये क्या बच जाएगा, ये सिर्फ +6 बचेगा, है ना, बाकी तो ये सब खत्म ही हो जाएंगे। तो वैसे ही स्ट्रेस नेगेटिव है, फर्टिलिटी पॉजिटिव चीज है, तो ये अगर इसके साथ में आ गया तो चीजें कम हो जाएंगी, तो फर्टिलिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। चलो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। इंगेज है, रिड्यूस है, इंजेक्ट है और डिड्यूस है। डिड्यूस का मतलब होता है किसी रिजल्ट पे पहुंचना, बाहर हो जाएगा। इंजेक्ट का यहां पे सेंस नहीं है, इंगेज का भी मतलब नहीं है, इट वुड बी रिड्यूस, मतलब कम करना बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो रिड्यूस के जैसा ही एक और वर्ड है जो यहां पे यूज हो सकता था। रिड्यूस का एक भाई होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मिटिगेट। एक भाई है दैट इज मिटिगेट, तो याद रखो इसको। रिड्यूस या मिटिगेट का मतलब होता है कम हो जाना या कम होना, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करेंगे। 4 कह रहा है द फुटबॉल मैच हैड टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। यार अगर मौसम खराब होगा तो क्या करना पड़ेगा, मैच को रद्द करना पड़ेगा, मैच को खत्म करना पड़ेगा या मैच को कैंसिल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं इसमें से हम एक वर्ड ऐसा ले लें जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, और हमने हमेशा से पढ़ा है कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इसमें किसी और जगह पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, कॉल ऑफ के साथ जाएंगे, कॉल डाउन, कॉल आउट, कॉल ओवर बाहर हो जाएगा, क्योंकि इनके मतलब दूर दूर तक कैंसिल करने से होता ही नहीं है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉल ऑफ को याद कर लो बेटा। चलो बाकी हमने फ्रेजल वर्ब्स में तो ये सीखा ही हुआ है, सो इसमें बाकी किसी चीज में डाउट होना नहीं चाहिए आपको। 5th क्वेश्चन, नोबडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही डैश टू बी राइट। शुरुआत में किसी ने राम का बिलीव नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, वो सही निकल गया या प्रूव हो गया। कैसा, सही प्रूव हो गया। अब देखो यहां पे जब भी कोई चीज बाद में उभर के आती है या निकल के आती है, इसको टर्न आउट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में है केम आउट, देखो बाहर आ जाना की बात नहीं होगी यहाँ पे। कैरिड आउट का मतलब होता है कोई चीज अपने साथ साथ लेके चलना, तो ये भी बात नहीं हो रही है। वर्क आउट का मतलब है अगर मैंने एक प्लान बनाया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इट वर्कड आउट, लेकिन यहाँ पे इसकी बात भी नहीं है। टर्न आउट का मतलब है अल्टीमेटली कोई चीज जब प्रूव हो जाए कि यार ये चीज मैंने ऐसी सोची थी लेकिन इट टर्न आउट टू बी गुड, तो इसको टर्न आउट बोलते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। 5th वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। अब ये कह रहा है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब अपना न्यू जॉब में तुम कैसा कर रहे हो। जैसे मान लो कोई स्टार्टिंग में जॉब करने जा रहा हो, उसका मन नहीं कर रहा हो, तो किसी ने पूछा यार कि नई जॉब में तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसा कर रहे हो, मजा आ रहा है, कैसा चल रहा है वहां पे। तो इस चीज को पूछने के लिए हमारे पास में क्या क्या वर्ड्स है, देखो यहाँ पे है कीपिंग ऑन, गोइंग ऑन, गेटिंग ऑन या कैरिंग ऑन। समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, मतलब तुम कैसा कर रहे हो। तो हाउ आर यू कीपिंग ऑन गलत हो जाएगा, हाउ आर यू गोइंग ऑन, यू कैन नॉट गो ऑन, थिंग्स गो ऑन बेटा, है ना। तो गेटिंग ऑन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कैरिंग ऑन का मतलब है चलाना सीधा सीधा, सो इट वुड बी हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। अब यहाँ पे देखो ऑन भी लगा है एक प्रेपोजिशन और यहाँ पे इन भी लगा है प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशंस बिल्कुल पॉसिबल है एक साथ में, इस चीज को भी ध्यान रखो, स्पॉटिंग एरर्स में भी काम आ सकता है। ये दो प्रेपोजिशंस बिल्कुल साथ में आएंगे, क्योंकि ये वाला तो फ्रेजल वर्ब के लिए यूज हुआ था और ये प्रेपोजिशन सीधा सेंटेंस में यूज हुआ है। तो ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज हुए हैं और दोनों साथ में आ सकते हैं, याद रखिए इस चीज को। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखो जरा ध्यान से। वी लिव डैश अ क्लॉक टावर, सॉरी अ टावर ब्लॉक, आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 10th फ्लोर। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बात कर रहा है। हमने सीखा था कि जब भी कभी स्मॉल प्लेस होगा, जब कभी स्मॉल प्लेस होगा तो स्मॉल प्लेस के लिए क्या लगाएंगे बेटा, एट लगाएंगे, और जब लार्ज प्लेस होगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, सॉरी तो हम इसके लिए इन लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो दो प्लेस दिया हुआ है, कौन सा प्लेस दिया है, एक अपार्टमेंट की बात करी है और एक यहां पे टावर ब्लॉक की बात करी है। अपार्टमेंट हो गया स्मॉल वाला और टावर ब्लॉक हो गया क्या, लार्ज वाला। तो क्या लगाना पड़ेगा, वी लिव इन अ टावर ब्लॉक, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है यहाँ पे छोटा वाला प्लेस जिसके लिए हम एट लगा रहे हैं, एक है बड़ा वाला प्लेस जिसके लिए हम इन लगाएंगे अल्टीमेटली। सो ये जो टावर ब्लॉक है ये बड़ी चीज है, सो इन यहाँ पे सीधा हो जाएगा, खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा, बहुत सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट डैश यू ऑफ।
अभी कह रहा है कि तुम जा रहे थे अप्लाई करने जॉब के लिए और फिर तुमने सोचा कि तुमने डिसाइड किया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा क्या हो गया, मतलब किस वजह से आप वहां से हट गए, अपना मन हटा लिया, इसके लिए क्या है देखो। देन सो व्हाट, देखो यहां पे लिखा है पुट यू ऑफ, पुट यू आउट। पुट यू आउट का मतलब होता है किसी चीज से बाहर निकल जाना, है ना, तो ये तो फिलहाल यहां से बाहर हो जा रहा है। टर्न यू ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल मूड खराब कर देना, लेकिन यहां पे बात किस चीज की हो रही है कि आपने किस वजह से अपना मन बदल लिया। सो मूड खराब नहीं हो रहा अल्टीमेटली, यहां पे बेटा मन बदल रहा है ना। ऑलराइट, सो यहां पे मूड खराब नहीं हो रहा है, यहां पे मन बदल रहा है। फोर्थ देखो टर्न यू अवे, टर्न अवे की बात यहां पे कोई मतलब नहीं दे रही है। इट वुड बी पुट यू ऑफ, मतलब क्या है, किस वजह से आपका मन बदल गया। पुट यू ऑफ मतलब मन बदल जाना, मन बदल जाना, ठीक है, होपफुली समझ आ रहा होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। चलो 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डैश इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। अच्छा, ये अब इसका अगर हम मीनिंग समझें तो कह रहा है कि भले ही बारिश हो रही थी लेकिन वो कहां चला गया, बाहर चला गया बिना रेनकोट पहने। बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर चला गया रेनकोट बिना पहने। अब इवन इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट सिंस इट वॉज रेनिंग। अब देखो सिंस का मतलब तो ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों चीजें अग्रीमेंट में हो, अगर ये रेनकोट पहन के जाता तब हम सिंस लगाते हैं, इसलिए सिंस बाहर है। अनलेस इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट, अब यहाँ पे नेगेटिव तो कहीं आ ही नहीं पा रहा है तो अनलेस भी यहां से बाहर हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास में, डी बच रहा है और ए बच रहा है। इवन इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट, इवन दो अगर हम यहाँ पे करते तब बात बन पाती। इवन इट वॉज रेनिंग की बात अगर हम करेंगे तो दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे अग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा। डी देखो ऑल्दो, देखो ऑल्दो है, इवन दो है, ऑल्दो इवन दो या फिर सिर्फ दो, ऑल्दो इवन दो या फिर सिर्फ दो, ये तीन वर्ड्स को हम लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हालांकि बारिश हो रही थी वो फिर भी बिना रेनकोट का चला गया। हालांकि वाला कॉन्टेक्स्ट आता है और इसमें से कुछ भी होता, ऑल्दो इवन दो और दो, तीनों में से कुछ भी होता हम यही वाला सेलेक्ट करते। दूसरी बात, यहां पे जहां कॉमा लगा है कभी कभार यहां पे यट लगाया जाता है, तो दोनों ही केसेस में सही माना जाता है क्योंकि ऑल्दो इवन दो और दो इन तीनों की पेयरिंग बेटा यट के साथ में होती है। याद रखिए इस चीज को, बहुत काम आएगा। चलो सो 9th क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। आई पार्क्ड माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने अपनी कार को, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई पार्क माई कार इन अ नो पार्किंग जोन, मतलब यहां पे कुछ नेगेटिव हो रहा था, मतलब मैंने अपनी कार कहां पार्क कर दी, नो पार्किंग जोन में, मतलब वहां पार्किंग नहीं करनी थी, यानी उम्मीद क्या होगी कि पक्का मेरी कार को कुछ हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे बट का मतलब क्या है, लेकिन, यानी कि बट के बाद में जो भी लिखा होगा ये पॉजिटिव हो गया होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता, लेकिन अब आपको लगेगा लेकिन के पहले जो उसने बोला था इसका मतलब अब कुछ इसका उल्टा कर देगा। सेम वही है, मैंने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में लगाया था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बोलूं कि वो मुझे फिर भी मिल गई या मैं जाके कार को अपनी फिर भी ले पाया, तब आप इसका मीनिंग सही हो जाएगा। ये कह रहा है केम अप विद, अब केम अप विद का मतलब है कोई चीज उभर के सामने आ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। गॉट अवे विद इट का मतलब क्या होता है, मुझे वो कार मिल गई। फिर क्या है, मेड ऑफ विद का मतलब नहीं, यहाँ पे गॉट ऑन विद, तो यहाँ पे मीनिंगलेस हो जा रहे हैं, ये दोनों का मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। केम अप विद का मतलब उभर के आना होता है, जो यहाँ पे मीनिंग की तरह फिट नहीं हो रहा है। वील गो विद ऑप्शन नंबर बी, दैट गेट्स गॉट अवे विद का मतलब है मुझे मिल गई मेरी कार, नो पार्किंग में खड़ी करी थी फिर भी मेरी कार मुझे मिल गई, तो यही वाला कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए था, यही वाला लगा के इसको सही कर दिया। सो दिस क्वेश्चन नंबर 10 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी बेटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ चुकी है सिनोनिम्स की बारी। सिनोनिम्स क्या होते हैं बेटा, सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग, जैसा मतलब पूछा है उसी का भाई बता दो। ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे सर्वेंट एक वर्ड है, इसका सिनोनिम अगर आप पूछो तो हेल्पिंग हैंड भी इनको बोलते हैं हम। ठीक है, तो हेल्पिंग हैंड क्या हो गया, सर्वेंट का सिनोनिम हो गया। तो सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग्स देखने हैं। डायरेक्शंस पढ़ते हैं उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे। डायरेक्शंस में कह रहा है, अब each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words। ठीक है, अब यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया है जिसमें हर सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, जिसके बाद में 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है।
Select the option that is the nearest in meaning to the underlined word and mark your response on your answer sheet accordingly. कह रहा है कि इन वर्ड्स जो अंडरलाइन किए हैं इनसे सबसे नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है आपको, वही वाला आप सेलेक्ट कर दो और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये। 11 के बाद अच्छा इधर ही 12 है। ठीक है, अ प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द मॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स। अब यार देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है प्रोवोकेटिव मैसेज, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है जो किसी को भड़का दे, जो किसी को भड़का दे। अगर इसका मुझे जो किसी को भड़का दे उसको बोलते हैं प्रोवोकेटिव, भड़का देने वाला है ना, भड़का देने वाला। अब इसको मुझे पता कैसे चलेगा, देखो क्या कह रहा है, अ प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़का देना, भड़का देना, भड़का देना होता है इंस्टिगेट का मतलब। ठीक है, टू इंस्टिगेट द मॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स। अब मॉब को माइग्रेंट्स के अगेंस्ट भड़का देने का काम वो मैसेज कर रहा था, तो प्रोवोकेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, भड़का देने वाला। ठीक है, अब ऐसा कोई मीनिंग मुझे ढूंढना है जो भड़का देने वाला हो। देखो प्रूडेंट तो यहां से बाहर हो जा रहा है, हमने सारे वर्ड्स ये जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स को शॉर्ट्स में पढ़ लिया है। शॉर्ट्स आप अगर रेगुलर देख रहे होते तो आपको मालूम होता है कि ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं। डेक्स्ट्रस भी आपको पढ़ाया हुआ, मतलब होता है इसका बहुत स्किलफुल होना, बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भड़काने वाला यहाँ पे जो वर्ड है देखो, वैलेंट इज बहुत बहादुरी वाला, फिर से यहाँ पे मीनिंगलेस हो रहा है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब है ऐसा कुछ जो आग या ज्वाला भड़का दे रहा है, या फिर कोई भी बात को बहुत ज्यादा पब्लिक में एज अ र्यूमर फैला दे रहा है, केओटिक बना दे रहा है चीजों को। सो दैट वुड बी इन्फ्लेमेटरी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है बेटा, इन्फ्लेमेटरी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मार्कर का इंक थोड़ा अच्छे कलर का नहीं लग रहा है मुझे, चलो रेड ही लेते हैं। ऑलराइट, फिर 12th में कह रहा था डिफरेंसेस इंक्लूड इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर एंड हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स। बहुत बढ़िया। अब यहां पे डिफरेंस से क्या हो रहा है, जो डिफरेंसेस है उसमें इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर है, मतलब एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीमेंट है, एंड हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स। अब हमें प्रेसिपिटेशन बताना है कि क्या होता है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हैवी प्रेसिपिटेशन मतलब क्या हो जाएगा, रेनफॉल। सिंपल सा। देखो दो मतलब होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन एक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर है वो ऊपर जाता है और क्लाउड बन जाता है। प्रेसिपिटेशन में ये वाटर वेपर नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो प्रेसिपिटेशन क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन रेन हो गया, और कंडेंसेशन क्लाउड्स बनाएगा। देखो सी जैसा सी है तो कंडेंसेशन क्लाउड बना रहा है, ऐसे याद रख लो। प्रेसिपिटेशन के जैसा ही आर दिख रहा है इसलिए प्रेसिपिटेशन रेन करा रहा है, सीधा ऐसे याद रख लो यार। ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट याद हो गया और यहां से वर्ड्स भी याद हो गए। ठीक है, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेनफॉल। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। The portal will help victims and complainants to anonymously report cyber crime। बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो मैंने एक पत्र लिखा, मान लो मैंने एक लेटर लिखा अपने प्रिंसिपल को, और मुझे अपना नाम नहीं बताना है। मान लो मुझे कहना है कि क्लास में सर बहुत गर्मी लगता है, एसी लगवा दीजिए। लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने सर को ये पता चल गया कि मैंने लिखा हुआ है तो सर बहुत मारेंगे। मैंने इसको एकदम गुमनाम रखने की कोशिश की है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम गुमनाम रखते हैं किसी चीज को तो हम क्या लिखते हैं बेटा, एनोनिमस। एनोनिमसली, सॉरी एनोनिमसली या एनोनिमस बोलते हैं उस चीज को। ठीक है, तो एनोनिमसली का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई चीज जब यहां पे चीजें गुमनाम पड़ी हुई है या किसी का नाम क्लियरली इंडिकेटेड नहीं है। सो द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेनेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। ठीक, अब यहां पे देखो इसका सिनोनिम या भाई बताना है कौन सा वाला होगा। पहला है इनकॉग्निटो। पक्का मूवीज देखते होगे ना इनकॉग्निटो में, छुपा छुपा के, ताकि किसी को हिस्ट्री पता ना चल जाए। इनकॉग्निटो का मतलब क्या है, आपकी सारी चीजें वो छुपा दे रहा है या गुमनाम रख रहा है। ठीक है, तो सीधा मीनिंग तो ए से ही मिल चुका है, डायरेक्टली बाहर है, अनफेलिंगली बाहर है और इन सीटू बाहर है, सारे बाहर है। चलो सो यहां पे कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का करेक्ट चॉइस। चलो 14th वाले की बात करते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज। अभी टर्मिनल का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट होना या फिर बिल्कुल फाइनल डिजीज जिसको बोलते हैं, उसको हम टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ही सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीज। अब टर्मिनल के लिए हम क्या ले सकते हैं, ऐसी कोई डिजीज जो फाइनल है का मतलब क्या है कि उसके बाद में वो क्योर नहीं हो सकती है, मतलब दैट वुड रिमेन फाइनल टिल द डेथ, ये फाइनल हो गया। सो टर्मिनल का मतलब जो लास्ट होता है या जो फाइनल होता है उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। तो ये देखो सब ल्यूनरी बाहर हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ जो थोड़ा सा
अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है उसको सबल्यूनरी बोलते हैं। टेरिफिक तो बाहर है, क्रोनिक भी बाहर है, इनक्योरेबल हो गया है ना, जो चीज कभी क्योर नहीं हो सकती है, बिल्कुल लास्ट तक चलेगी ही चलेगी, दैट इज व्हाट, टर्मिनल डिजीज। ठीक है, चलो तो 14th वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 कह रहा है डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग्स डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। ठीक है, अभी कह रहा है डॉक्टर्स जो है बड़ी सैलरी के ऑफर्स मिल रहे हैं फिर भी गांव नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि गांव में अजीब अजीब पेशेंट आ जाएंगे, शायद ये इसका कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये कह रहा है डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है गांव की पोस्टिंग्स लेने में। सो डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। रिलक्टेंट मतलब इंटरेस्टेड नहीं है या फिर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, अनिच्छुक होना, दैट इज रिलक्टेंट। तो यहां पर डिसइंक्लाइंड है, ईगर है, फर्वेंट है और अनरिपेंटेंट है। तो डी बाहर, सी बाहर, बी बाहर, क्या बच रहा है? डिसइंक्लाइंड मतलब अनिच्छुक होना, है ना, जो ये हिंदी का वर्ड होता है अनिच्छुक होना, इसका मतलब ये होता है, मतलब डिसइंटरेस्टेड सॉर्ट ऑफ थिंग, तो दैट इज डिसइंक्लाइंड। ठीक है, चलो ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द अथॉरिटीज हैव रिप्रिमांडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। रिप्रिमांड का मतलब होता है डांटना या किसी को फटकार लगाना। कुछ गड़बड़ हो गया तो ऑफिसर ने डांट लगा दी, फटकार लगा दी, उसको रिप्रिमांडेड बोलते हैं। सो अथॉरिटीज हैव रिप्रिमांडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। अब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उन्होंने प्रोटोकॉल या जो भी लॉज नियम होंगे उनको तो ब्रेक किया होगा, तो भैया अथॉरिटीज ने उनको डांट लगाई या फिर कुछ ऐसा फटकार लगाई, ऐसा बात कर सकते हैं। सो मीनिंग में हमारे पास में है एक्सटोल्ड है, परपर्टेड है, एडमोनिश्ड है एंड रिक्वायर्ड एन अपॉलजी है। तो कौन सा बाहर कर सकते हैं बेटा? देखो आसान बहुत सेंटेंस है ये, रिक्वायर्ड एन अपॉलजी तो बाहर हो जाएगा। एक्सटोल्ड का कोई मतलब नहीं है, परपर्ट का मतलब डिस्टर्ब टाइप का, एडमोनिश्ड का मतलब होता है डांटना, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, चैस्टाइज का मतलब होता है डांटना, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है डांटना। तो हम कौन सा ले लेंगे? एडमोनिश ले लेंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन रिब्यूक और चैस्टाइज भी समझिए, तो रिप्रिमांड, एडमोनिश, रिब्यूक, चैस्टाइज, इसका मतलब क्या होता है? डांट लगाना या फटकार लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए जरा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर गांधी जी, इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वॉज एन एसेट नॉट अ लाइबिलिटी। ठीक है, गांधी जी के लिए इंडिया का जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी ये एक एसेट था, कोई लाइबिलिटी नहीं थी। अब देखो एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो रखना ही रखना है। लाइबिलिटी का मतलब होता है बर्डन है वो चीज, यार मतलब छुटकारा मिल जाए तो अच्छी चीज है ना। सो इट वॉज एन एसेट फॉर गांधी जी। अब यहाँ पे हमको चाहिए इसका सिनोनिम चाहिए इसका, तो सिनोनिम के लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे इसके वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला कि गांधी जी के लिए ये एसेट है, तो एसेट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पॉजिटिविटी दिखा रही है, और अगर लाइबिलिटी होता तो ये नेगेटिविटी दिखाती। लाइबिलिटी मतलब ये बर्डन की तरह है, एसेट मतलब इसको तो होना ही चाहिए, ये पॉजिटिविटी है। सो वी हैव ऑब्लिगेशन, एडवांटेज, एट्रीब्यूट या रीइंफोर्समेंट। देखो एट्रीब्यूशन हट जाएगा, रीइंफोर्समेंट मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग करना, मतलब नहीं बन रहा है, ऑब्लिगेशन मतलब करना ही करना है, मैंडेटरी कर दिया है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवांटेज। और लाइबिलिटी का पूछा होता तो हम इसको डिसएडवांटेज के कॉन्टेक्स्ट में रख लेते। ठीक है, तो डिसएडवांटेज हो जाता ये। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था 17th वाला, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाउ हिस्टेरिकल ही इज। हिस्टेरिकल का मतलब होता है बहुत सनकी टाइप का होना, है ना, मतलब कुछ भी कर देने वाला, सनक जाना जल्दी से, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, दैट इज हिस्टेरिकल। तो कोई पूछ रहा है कितना सनकी टाइप का आदमी है ये, अब इसका सिनोनिम चाहिए हमें, कैसे देखेंगे? हाउ हिस्टेरिकल ही इज, यहाँ पे बर्सक है, इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो कोई चीज निरंतर ना करे, दैट इज इनकंसिस्टेंट, तो बी बाहर हो जाएगा। सी कह रहा है डुप्लीसिटस, यहाँ पे डुप्लीकेट की कोई बात नहीं हो रही है, इनसिंसियर का भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बर्सक का मतलब होता है सनकी टाइप का होना या जो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाए, दैट इज बर्सक। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हिस्टेरिकल का भाई हमें ऑप्शन नंबर ए की तरह मिल चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो, महेश इज मोस्टली प्रिजुडिस्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। अभी प्रिजुडिस का मतलब होता है कोई भी चीज के लिए पहले से ही धारणा बना लेना कि भाई ये चीज ऐसे ही होती होगी। जैसे मान लो मैं ऐसा धारणा बना लूं कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो कुछ बुरा ही हो जाता है।
अब जब भी बिल्ली रास्ता काटेगी और बाई चांस कुछ बुरा हो गया तो मैं उस चीज को उसी से रिलेट करने लगूंगा, तो ये प्रिजुडिस कहलाता है। मतलब किसी भी चीज के बारे में पहले से ही धारणा बना लेना। जैसे फीमेल्स कमजोर होती हैं, ये बहुत सारे सोसाइटी की धारणा है, सो दैट इज अ प्रिजुडिस फॉर मेनी पीपल। ठीक है, तो यहां पे एक धारणा की बात हो रही है। सो वी हैव ऑब्जेक्शनेबल, प्रिडेटरी, जॉन्डिस्ड या इंटीमेट। अब यहां पे देखो बोलना है प्रिजुडिस का सिनोनिम, लेकिन हमारे पास में ऑप्शंस कौन से हैं? ऑब्जेक्शनेबल है, मीनिंग के बाहर है बिल्कुल। बी है प्रिडेटरी, प्रिडेटरी का मतलब प्रिडेटर जो होते हैं, जो शिकार कर सकते हैं। फिर है जॉन्डिस, फिर है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म कर देना या फिर बहुत क्लोज हो जाना। बच क्या रहा है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब है सफरिंग या ऐसा कुछ जो चीज मतलब मन में बस गई हो या एज अ वहम बस गई हो, उसको भी जॉन्डिस बोलते हैं। सो द ओनली वर्ड दैट फिट्स विद प्रिजुडिस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन्डिस्ड। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी क्या होता है या टॉटोलॉजी क्या होता है? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डू नॉट इंडल्ज इन टॉटोलॉजी। इसमें टॉटोलॉजी का मतलब क्या है? जब हम कोई चीज को कई बार रिपीट करते हैं, 2 बार किसी चीज को कहना या कई बार रिपीट करना, दिस इज टॉटोलॉजी। अब यहां पे हमें टॉटोलॉजी का क्या चाहिए? भाई चाहिए, मतलब सिनोनिम चाहिए। सो ट्रूथ टेलिंग, सच बोलना नहीं है। प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है बार बार एक ही चीज को रिपीट करना। देन वी हैव फोर टेलिंग, मतलब पहले से ही कोई चीज देख के बता देना कि भैया 4 साल के बाद ये होने वाला है, दैट इज फोर टेलिंग। फिर है टेलीपैथिक कन्वर्सेशन, मतलब क्या है कि यहां से मैंने किसी को याद किया और मन में बात करी और बहुत दूर उसको पता चल गया कि मैंने क्या बोला है, दैट इज टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। सो प्रोलिक्सिटी हो जाएगा टॉटोलॉजी का सिनोनिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21वां क्वेश्चन एंटोनिम्स का आ चुका है। जैसे अभी ये सारे भाई कैसे थे? सिनोनिम्स थे, मुझे सबके भाई ढूंढने थे। अब मुझे ऐसा ढूंढना है जो एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग्स को दिखा रहा हो। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, आप मुझे बताओ एंटोनिम। जैसे मान लो यहां पे वर्ड लिखा है, जैसे ये एक ये स्टेटमेंट है, मान लेते हैं ये ब्लैक लिखा है, ये ब्लैक कलर से कलर किया हुआ है मैंने, ये ब्लैक कलर है। अब ब्लैक का ऑपोजिट क्या है बेटा? व्हाइट है। तो ये जो लाइन के नीचे देखोगे तो इसका ऑपोजिट लिखा हुआ है। सो ब्लैक ये है और इसके पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है। सो ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट हो जाएगा। करेक्ट का ऑपोजिट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। राइट का ऑपोजिट रॉन्ग हो जाएगा, या राइट का ऑपोजिट लेफ्ट भी हो सकता है अगर दाएं बाएं के कॉन्टेक्स्ट में देखें। अप का डाउन है, तो ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स को हम एंटोनिम्स भी बोलते हैं। ठीक, चलो डायरेक्शंस पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या है। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on your answer sheet accordingly. ठीक है, बहुत सिंपल सा काम करना है आपको। एंटोनिम्स के लिए आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया है। इस अंडरलाइन वर्ड के लिए आपके पास में यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको पढ़ना है सेंटेंस, देखना है इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, और उसके बाद में आपको देखना है इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वाला वर्ड इसके ऑपोजिट मीनिंग को दिखा रहा है। सिंपल सी बात है, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हिज रिलीजियस व्यूज आर रैदर फैनेटिकल। फैनेटिकल का मतलब होता है ऐसा कुछ जो सनकी टाइप का हो, भाई कुछ भी कर देने वाला है ना, बोलते ना तुम्हें सनक सवार है क्या, कुछ भी कर डालते हो। सो दैट इज फैनेटिकल, मतलब सनकी या सनक सवार जिसमें होती है उसको फैनेटिकल बोलते हैं। अब हमें ऐसा चाहिए जो बिल्कुल ठीक हो यार, जनरल चल रहा, बहुत सनक वाला कहीं ना हो। बिगट का मतलब होता है बहुत सनकी होना, बहुत कुछ भी कर देना, एकदम एंथुसियास्टिक, एक्सट्रीम। फिर रैबिट का मतलब भी सेम कॉन्टेक्स्ट में आ गया। मिलिटेंट का मतलब भी एक्सट्रीमली, जब दिमाग से किसी चीज के लिए एक्सट्रीम सोचने लग जाते हैं, दैट इज मिलिटेंट। तो मॉडरेट यहां पे सिर्फ इकलौता वर्ड है जिसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा एवरेज बना होना, एवरेज होना सेंटिमेंट्स में। तो फैनेटिकल का जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज मॉडरेट बेटा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स ऑफन कंसिडर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स टू बी हेरेटिक्स।
अभी हेरेटिक का मतलब होता है ढोंगी होना या फिर ऐसे दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं इनको हेरेटिक्स बोलते हैं। चलो, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जनरली जो अदर रिलीजन के फॉलोअर्स होते हैं उन लोगों को किस तरीके से देखते हैं कि यार ये लोग थोड़े से ढोंगी हैं या दिखावा कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में वर्ड्स हैं, डिसेंटर है, बिलीवर है, रेनिगेड है या अपोस्टेट है। अब इसमें से कौन सा वाला ले सकते हैं? देखो, हेरेटिक का मतलब है ऐसा आदमी जो सिर्फ दिखावा कर रहा है, असली में कुछ भी नहीं है। अब अगर इसका ऑपोजिट चाहिए होगा तो ऐसा दूसरा आदमी कौन सा होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा ऐसा आदमी जो सच में बिलीव कर रहा है। सीधी सी बात है। तो डिसेंटर हट गया, रेनिगेड हट गया, अपोस्टेट हो गया। अपोस्टेट दूसरी चीज होती है, मतलब दूसरे किसी चीज में बिलीव करने वाला। तो ये कहीं ना कहीं इसके भाई जैसा दिख रहा है। इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिलीवर। अपोस्टेट का मतलब होता है जो अपनी पार्टी को बदल ले टाइम टाइम पे। ठीक है, तो हेरेटिक का भाई जैसा हो गया ये। इट वुड बी बिलीवर। जो बिलीव कर रहा है वो क्या हो गया? सच में बिलीव कर रहा है, पॉजिटिव नोट पे है, और हेरेटिक एक नेगेटिव नोट पे है। सो दीज टू वुड बी ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये इनका पूरा नाम है, बहुत बड़े लिटरेचर के ज्ञाता है ये। अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions। बहुत बढ़िया, क्या खतरनाक चीज लिखी है। अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, men have become inert, therefore life force has chosen women to perform its functions। lively, quiescent, dormant या apathetic, इसमें से कौन सा वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? ध्यान से इसको समझिए। देखो, इनर्ट का मतलब होता है ऐसा कोई जो बिल्कुल एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें जान नहीं है, या ऐसा कह लो कि नॉन रिएक्टिंग, इसको इनर्ट कहते हैं। जो इनर्ट गैस होती है ना, नॉन फंक्शनिंग, नॉन रिएक्टिंग होती हैं, उनको इनर्ट बोलते हैं। मतलब नॉन फंक्शनिंग है, बिल्कुल जान नहीं बची है, बिल्कुल ऐसा मरा सा पड़ा हुआ है, दैट इज इनर्ट। ठीक, अब इसका मुझे चाहिए एंटोनिम, यानी कि ऐसा जो बिल्कुल एकदम जोश में हो, उत्साहित हो, एनर्जेटिक हो, वो वाला चाहिए होगा। सो वी हैव लाइवली, वी हैव क्वाइसेंट, डॉर्मेंट, एपैथेटिक। देखो, एपैथेटिक, डॉर्मेंट और क्वाइसेंट तीनों बाहर है क्योंकि तीनों का मतलब सेम होता है। इनर्ट का मतलब और इनका मतलब सेम है। क्या बच रहा है? लाइवली। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एंथुसियास्टिक या लाइवली कुछ भी होता, वही आंसर होना चाहिए था। चलो 25th क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 24th क्वेश्चन पे आते हैं। Some of the men are highly misanthropic। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। Some of the men are highly misanthropic। जब भी किसी वर्ड में मिस लगा हो, इसका मतलब होता है हेट या डिसलाइक। ठीक है, हेट या डिसलाइक होता है। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन से नफरत करने वाला, इसको मिसएंथ्रोपिक बोलते हैं। अब चाहिए क्या? इसका एंटोनिम चाहिए। तो मिसएंथ्रोपिक का एंटोनिम कौन हो जाएगा? ऐसा आदमी जो ह्यूमन से प्यार करता हो। सो मिसएंथ्रोपिक का ऑपोजिट क्या हो गया बेटा? फिलएंथ्रोपिक होना चाहिए। सो एंटी सोशल बाहर, फिलोसॉफिक बाहर, एट्रोफिक बाहर, इट वुड बी फिलएंथ्रोपिक। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25th। द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। ठीक है, द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। अब यहां पे लग रहा है कि सेंटेंस को पॉजिटिव नोट में रखा गया है, इसमें कुछ भी नेगेटिव वाला बात नहीं किया गया है। सो प्रोफाउंड का मतलब है बहुत ज्यादा ऐसा होना जो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत अपने आप में एक स्टर्डीनेस लेके आता है, या फिर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, दैट इज प्रोफाउंड। सो द टीचर वॉज अ वेरी प्रोफाउंड मैन। अब यहां पे इसको बहुत ज्यादा डिग्निटी दे दी, बहुत ज्यादा ऑनर दे दिया प्रोफाउंड कह के। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें बिल्कुल डिग्निटी ना हो, बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुछ भी जैसा हो, मतलब ज्यादा अपने आप में ऑनर्ड या डिग्निटी वाला नहीं होना चाहिए। सो वी हैव सिंसियर, एरुडाइट, स्कॉलरली। तीनों का मतलब सेम होता है क्या? तीनों का मतलब होता है प्रोफाउंड। देखो तीनों भाई हैं इसके, क्या बच गया? सुपरफिशियल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कॉलरली मतलब भी एरुडाइट होता है, एरुडाइट का मतलब सिंसियर या स्कॉलरली, तीनों सेम है, तीनों भाई बहन है, इसलिए इनको नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुपरफिशियल, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा। 26th क्वेश्चन कह रहा है हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। रीडेबल का मतलब क्या है? पढ़ सकते हैं इसकी हैंड राइटिंग को। ठीक है, अब बाकी हमारे पास में ऐसा वर्ड चाहिए जिसको हम पढ़ ना सकें, और जिस चीज को हम नहीं रीड कर सकते। देखो रीडेबल हो गया, और ऐसी चीज जिसको हम रीड नहीं कर सकते इसको हम बोलते हैं इलेजिबल। ऐसी चीज जिसको हम रीड नहीं कर सकते इसको बोलते हैं इलेजिबल। और अगर ये चीज रीडेबल है तो इसको हम लेजिबल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लेजिबल नहीं लिखा है, वरना हम इलेजिबल सीधा सीधा ढूंढ लेते। इन्होंने लेजिबल को रीडेबल लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम लेजिबल के हिसाब से इसको ढूंढ लेते हैं। सो वेल रिटन तो इसका भाई हो जाएगा,
डेसिफरेबल का मतलब जिसको आप पढ़ सकते हैं, तो रीडेबल इसका फिर से भाई, ये भी भाई, ये भी भाई, कॉम्प्रिहेंसिबल भी फिर ये इसका भाई, तो तीनों भाई लिखे, कौन सा बच रहा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, दैट इज इलिजिबल। इलिजिबल मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, जैसे मैं इसको खूब गंदा गंदा फॉर्मेट में लिख दूं और आप पढ़ ही नहीं पाओ, तो दैट इज इलिजिबल। जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब आपको नहीं मालूम ये क्या लिखा है, ये क्या हो गया? इलिजिबल हो गया। लेकिन यहां जो प्रिंटेड है दैट इज लेजिबल या रीडेबल। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 27। मोहन इज स्टेडफास्ट फ्रेंड। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है बेटा? स्टेडफास्ट का मतलब होता है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। स्टेडफास्ट का मतलब होता है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेडफास्ट फ्रेंड है, भरोसा कर सकते हैं, तो ऐसा फ्रेंड बताओ जिसपे भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए क्या वर्ड है? देखो, कमिटेड फ्रेंड का मतलब हो गया भरोसेमंद फ्रेंड, तो ये भाई हो गया। अनवेवरिंग का मतलब जो शेक नहीं करेगा, हमेशा साथ में रहेगा, फिर से भाई हो गया। अनफॉल्टरिंग, कभी भी गलती नहीं होगी उसकी, हमेशा साथ में रहेगा, कभी उसको गिल्टी नहीं पाओगे अपने अगेंस्ट में, तीनों भाई हो गए। क्या बच रहा है? अनरिलायबल। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए बी सी बाहर है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। राधा ऑफन गोज टेम्पेस्टस वाइल डिबेटिंग। राधा क्या हो जाती है? जनरली टेम्पेस्टस हो जाती है। टेम्पेस्टस का मतलब एकदम सनक सवार जाती है, अरे भाई आज तो मैं जीत के रहूंगी। टेम्पेस्टस का मतलब है थोड़ा सा वायलेंट हो जाना, दिस इज टेम्पेस्टस। टेम्पेस्टस का एक अगर हम भाई की बात करें तो दिस वुड बी वायलेंट हो जाना, है ना, वायलेंट हो जाना, सॉरी ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। सो वायलेंट हो जाना इज टेम्पेस्टस हो जाना। ठीक, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वायलेंट, इसका भाई मिल ही गया, ये वायलेंट हो जाना इज टेम्पेस्ट हो जाना, तो भाई मिल गया इसका। फियर्स का मतलब है बहुत ज्यादा जोश में आ जाना, वेहीमेंट का मतलब है जोश में आ जाना, सॉरी यहाँ पे VIOLENT होता है, जोश में आ जाना। सो वायलेंट मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, जोश में आ जाना। फियर्स का मतलब भी सेम है, वेहीमेंटली का मतलब भी सेम है, वेहीमेंट मतलब कि जोश में आ जाना। तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं? जोश में आना, गुस्से में आ जाना। चाहिए क्या मेरे को? काम चाहिए, मतलब शांति वाला, ट्रैंक्विलिटी, काम, पीस, सेरेनिटी, सारे काम हो जाएंगे, या ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। सो टेम्पेस्टस का जो ऑपोजिट होगा वो काम होगा। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जनरली क्या हो रहा है, तीन वर्ड जिसके एंटोनिम में तीन वर्ड जिसके सिनोनिम में लिखे हुए हैं, एक ही वर्ड एंटोनिम में लिखा है। तो अगर ऐसा भी अगर आप ढूंढ ले रहे हो कि अगर दो वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग समझ आ जा रहे हैं, तो तीसरे वाले का ऑटोमेटिक कनेक्शन से निकालो और एक बच रहा हुआ बेचारा ऑपोजिट हो जाएगा। चलो क्या 29 पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The thief had a very vital information to pass on to the police. वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा जरूरी होना। जैसे हम कहते हैं ना वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, वाइटल समथिंग, सो वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए क्या? इसका ऑपोजिट चाहिए। क्रूशियल क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल का भाई हो गया। इनएसेंशियल मतलब जो जरूरी बिल्कुल ना हो, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ए मतलब तो इंपॉर्टेंट हो गया। इनडिस्पेंसेबल का मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसको आप टाल नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। फंडामेंटल का मतलब वेरी बेसिक, बिना उसके तो काम ही नहीं चल पाएगा, फिर ये भी बाहर हो गया। तो इंडिस्पेंसेबल, फंडामेंटल और क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट या वाइटल हो गया, इसलिए बच क्या रहा है? इनएसेंशियल, मतलब जो जरूरी ही नहीं है। सो 29 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। His lectures are often wordy and pointless. वर्डी का मतलब होता है बहुत सारे शब्द जिसमें हो। ठीक है, तो वर्डी का मतलब बहुत सारे शब्द हो। अब यहां पे ऐसा चाहिए जो बहुत कम शब्द में, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें कह पा रहा हो। सो वी हैव डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होगा बहुत सारी चीजें मिला दी गई हैं, बहुत सारा है, वर्डी का भाई हो गया ये। कंसाइज का मतलब होता है बहुत छोटे में कोई चीज कह देना जिसका मीनिंग बहुत घना हो। चलो, सो बी वुड बी द करेक्ट चॉइस, ए बाहर कर देंगे। गैरुलस का मतलब हो जाएगा खूब सारे वर्ड होना, वॉल्यूबल का मतलब होगा खूब सारे वर्ड होना। ये दोनों का मतलब होता है भाई भाई, मतलब बहुत ज्यादा वर्डी होना। वर्बोज होना, इसका एक और भाई है वर्बोज, VERBOSE, वर्बोज मतलब बहुत सारे शब्द जिसमें हो। सो डी बाहर है, सी बाहर है, ए बाहर है, क्या बच रहा है? कंसाइज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 30वां क्वेश्चन भी खत्म। अब ठिकाने लगाते हैं कोई नए टाइप के क्वेश्चन को। देखो यहां पे आ रहा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और एक होता है रिअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इसमें एक ही सेंटेंस में आपको 4 पार्ट्स दे दिए जाते हैं, और जो दूसरा वाला टाइप आता है उसमें आपको 6 सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें 2 फिक्स होंगे, PQRS जो बीच में लिखे होंगे उनको आपको शफल करना होगा। कंपैरेटिवली ये आसान होते हैं, वो थोड़े से लेंदी ज्यादा होते हैं। मुश्किल की बात तो नहीं करेंगे, लेंदी थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं, पर इसको हम आसानी से कम टाइम में कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब यहां पे बात हो रही है द प्राइज मनी फॉर रिफ्यूजिंग हर पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड टू कंपेंसेट द वुमेन। अच्छा ठीक है,
यहां पे किस वाले से शुरुआत कर सकते हैं? देखो शुरुआत यहां पे की हुई है आर, एस और क्यू से। चलो देखते हैं कि करके किस वाले से शुरुआत नहीं हो सकती है। देखो जैसा यहां पे लिखा है फॉर रिफ्यूजिंग हर, अब किस लिए? हर कौन है नहीं मालूम है। फॉर रिफ्यूजिंग हर किस कॉन्टेक्स्ट में शुरुआत कर रहा है? अभी क्यू वाला किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है ये नहीं मालूम चल पा रहा है, तो क्यू को फिलहाल हम फॉर द टाइम बिंग अभी हटा देते हैं। अब देखो हमारे पास आर और एस से शुरुआत बच रही है। आर तो चलो दो ऑप्शन हैं, एस को देख लेते हैं। टू कंपेंसेट द वुमेन, अब किस ऑर्डर में टू कंपेंसेट द वुमेन लिखा है? हमारे पास में स्टार्टिंग के लिए पेप्सिको वाला पॉइंट हो सकता है, इसका मतलब हम एस वाले को प्रेफरेंस फिलहाल नहीं देंगे। अगर कुछ नहीं बन पाएगा तब हम आएंगे वापस उस पे। फिलहाल हमारे पास में आर एस है और आरपी है। चलो बना के देखते हैं आर एस बन पा रहा है कि आरपी। आर बोल रहा है पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड, फिर एस बोल रहा है टू कंपेंसेट द वुमेन। चलो आर एस बढ़िया है। आरपी देखते हैं, पेप्सिको वॉज ऑर्डर्ड द प्राइज मनी। अबे पेप्सिको को ऑर्डर किया जाएगा प्राइज मनी, गलत हो गया ना, आरपी गड़बड़ बन रहा है, तो आरपी हटाएंगे, आर एस क्यूपी पढ़ के देखते हैं। पेप्सिको वॉज ऑर्डर टू कंपेंसेट द वुमेन, फिर क्यू फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। ठीक है बढ़िया, आर एस क्यूपी बिल्कुल बढ़िया बन रहा है कि पेप्सिको को ऑर्डर किया गया कि जो वुमेन ने जिसने प्राइज मनी लेने से मना कर दिया है उसको कुछ आप कंपेंसेट करो। ठीक है चलो, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। देखो आसान सा क्वेश्चन था यार। देखो जितने चीजें आपको स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल समझ नहीं आ रही है उनको हटाते जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेट करने का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ट्रेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉलोनी हेल्ड अ मीटिंग। देखो क्यों शुरुआत नहीं करेगा, हेल्ड अ मीटिंग क्या मतलब है? कहां हेल्ड अ मीटिंग? ए बाहर हो गया। हेल्ड अ मीटिंग डिमांडिंग अ प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग। अब आर बोल रहा है डिमांडिंग अ प्रोब इनटू अ इलीगल ड्रग। कहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? डिमांड किस चीज की हो रही, कहां हो रही नहीं मालूम। आर शुरुआत नहीं करेगा, डी वाला ऑप्शन यहीं से बाहर। क्या हो गए? दो ऑप्शंस फटाफट बाहर कर दिए। अब देखो यहां पे एसपी बच रहा है और एसक्यू बच रहा है, कौन सा वाला ले सकते हैं? पढ़ के देखते हैं। एसपी पढ़ते हैं, द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, फिर आता है पी, ट्रेड ऑपरेटिंग फ्रॉम अ कॉलोनी, गड़बड़ हो रहा है। एसक्यू पढ़ते हैं, द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी हेल्ड अ मीटिंग, परफेक्ट। एस के साथ में पी गड़बड़ है, बी बाहर, कौन सा बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। देखो बेटा करना आसान होता है, मैं आपको ज्यादा टाइम लेके इसलिए बताता हूं ताकि आप भी धीरे धीरे चीजों को समझने चलते रहो। लेकिन जैसे जैसे अभी हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, अभी 19 के बाद 20, 21, 22, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको शॉर्ट टाइम में कैसे इस पे आना है वो बताता जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे डिटेल्स पे हम धीरे धीरे बढ़े शॉर्ट ट्रिक की तरफ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते भी चलो, साथ में सॉल्व भी करते चलो। चलो आगे 32 के बाद में लेट्स गेट टू 33 वाला क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन एंड। देखो पी खत्म नहीं कर सकता है, ये बात तो कंफर्म हो गई। एंड पे खत्म नहीं होगा तो पी खत्म नहीं कर सकता है। कोई ऑप्शन है जो पी वाला हो? देखो यार यहां पे हमें मिल गया है, पी वाले तीन ऑप्शंस हैं, तो तीन यार देखो तुम खुद समझो। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन एंड। क्या एंड पे मैं सेंटेंस को खत्म कर पाऊंगा? गलत है, सेंस ही नहीं बन रहा है यार यहाँ पे। सो एंड पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा, मतलब पी पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा। तो पी के हमारे पास में तीन ऑप्शंस हो गए, कौन सा बच रहा है? बी बच रहा है बेटा। ए, सी और डी को बाहर कर दिया, बट फिर भी क्यूपीएसआर को एक बार रीड करके देखते हैं। चलो, फॉलोइंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट ऑन कैंपस, पी पे आते हैं। द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन एंड, फिर एस डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशन क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट है, सही चीज हमने एकदम पकड़ ली थी कि पी से खत्म नहीं हो सकता, तो पी वाले हमें तीन ऑप्शंस मिल गए। देखो कभी कभी लक कैसे काम करता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा लेकिन कभी कभी लक काम कर जाता है। तो बी वाले ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में कितना टाइम बच गया हमारा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ब्रश्ड पास द latter's pet dog, stabbed to death by a man। कौन stabbed to death by a man? क्यू वाला ऑप्शन को बाहर निकालो तुरंत। stabbed to death by a man, किसको चाकू मार के जिंदा, किसको चाकू मार के इसकी जान ले ली गई? किसको नहीं मालूम, क्यू बाहर हो जाएंगे। दो ऑप्शंस बाहर, ए और बी बाहर। अब बच कर रहा है हमारे पास में एस क्यू बच रहा है और एस क्यू बच रहा है। अच्छा दोनों एस क्यू है, चलो ठीक है। तो एस और क्यू का तो पेयर बच जाएगा। अ कार्गो वैन ड्राइवर वॉज एलिजिडली, मतलब सिर्फ कथित तौर पर है, भी प्रूव नहीं हुआ है। एस के साथ में क्यू लेना पड़ेगा। वॉज एलिजिडली स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन। अच्छा, कार्गो वैन ड्राइवर को कथित तौर पे स्टैब मतलब चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है, तो एस क्यू बढ़िया है। आरपी होना चाहिए कि पी आर? चलो देखते हैं। वॉज स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली ब्रश्ड पास द latter's pet dog। अच्छा, बाय अ मैन ब्रश्ड पास्ट, अगर मैं क्यू के बाद में पी लेता हूं तो सेंस गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब है क्यू के साथ में पी यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। सी ऑप्शन को मुझे एज अ करेक्ट आंसर चॉइस लेना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा था ये यार।
चलो, तो इसका सही सेंटेंस बनेगा अ कार्गो वैन ड्राइवर वाज एलिजेडली स्टैब्ड टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली ब्रश्ड पास द लैटर्स पेट डॉग। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको आप सीधा सीधा पढ़ के भी कर सकते हो, बट स्टिल मेरा काम है आपको प्रॉपर्ली समझा देना। An earthquake and tsunami. The disaster mitigation agency said that the death toll from R खत्म नहीं कर सकता। पहली चीज देखो, the death toll from पे खत्म नहीं कर सकते हैं, R वाला मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां से बाहर है बेटा। ठीक है, इन इंडोनेशिया हैज क्रॉस्ड 1500, एस शुरुआत नहीं कर सकता, सी वाला बाहर। अबे इन इंडोनेशिया हैज क्रॉस्ड, क्या क्रॉस किया है नहीं मालूम, एस शुरुआत नहीं कर सकता। दो चीजें यहां पे हमें, दो ऑप्शंस यहां से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है आरपीएसक्यू और दूसरा बच रहा है क्यूआरपीएस। अब आरपीएसक्यू से शुरुआत करके देखते हैं। देखो आर से शुरुआत करके देखते हैं, सेड द डेथ टोल फ्रॉम, अबे आर से शुरुआत तो होगी नहीं, बी बाहर हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा क्यूआरपीएस। चलो इसको रीड करके देखते हैं। द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी, फिर आएगा सेड दैट द डेथ टोल फ्रॉम एन अर्थक्वेक एंड सुनामी इन इंडोनेशिया हैज क्रॉस 1500। बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना पड़ेगा। चलो फिर 35 के बाद में 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, साइंटिस्ट्स से दैट दे हैव डेवलप्ड अ न्यू, देखो पी तो सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है, इलनेस सच एज हार्ट डिजीज एंड कैंसर, डीएनए टूल दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू एक्यूरेटली। अब एक्यूरेटली में भी सेंटेंस खत्म नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में बताना पड़ेगा टू एक्यूरेटली डू व्हाट, तो आर सेंटेंस खत्म नहीं कर सकता। चलो यहां पे नहीं हो रहा है, यहां पे मोस्टली सेंटेंसेस क्यू से खत्म हो रहे हैं। प्रिडिक्ट पीपल्स हाइट एंड एसेस देयर रिस्क फॉर सीरियस, अब देखो एस से सेंटेंस खत्म नहीं होगा यार, सीरियस का मतलब सीरियस क्यों, क्या चीज सीरियस तो नहीं मालूम है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बाहर हो जाएगा क्योंकि एस से खत्म नहीं कर सकते। अब सारी चीजें खत्म हो रही है क्यू से और शुरुआत हो रही है पी और आर से, दो ऑप्शन पी के हैं एक आर का है। चलो देखते हैं यहां पे आर शुरू कर सकता है या पी शुरू कर सकता है, पहले आर वाला पढ़ के देखते हैं। डीएनए टूल दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू एक्यूरेटली, आर के बाद है हमारे पास में पी, टू एक्यूरेटली साइंटिस्ट से दैट, अबे एक्यूरेटली के बाद साइंटिस्ट कैसे, आर के साथ में पी नहीं, बी बाहर, पी के बाद में आर देखते हैं और पी के बाद में एस देखते हैं कौन सा सही है। देखो पहले पी के बाद में आर देखते हैं। साइंटिस्ट से दे हैव डेवलप्ड अ न्यू डीएनए टूल, बिल्कुल, दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू एक्यूरेटली, फिर यहां पे क्या आएगा, एस आएगा, प्रिडिक्ट, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट पीपल्स हाइट एंड एसेस देयर रिस्क फॉर सीरियस इलनेस सच एज हार्ट डिजीज एंड कैंसर। मालूम चल चुका है, ए वाला बिल्कुल परफेक्टली बता रहा है, फिर भी सी पढ़ लेते हैं, पी के साथ में एस, साइंटिस्ट से दे हैव डेवलप्ड अ न्यू प्रिडिक्ट पीपल्स हाइट, गलत हो गया, सी बाहर है, क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। A rare evergreen tree in the southern western Ghats. Researchers have found that. क्यू के बारे में हम ये कहेंगे कि क्यू भैया सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकता है, ठीक है, सीधी सी बात होगी, क्यू सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकता है। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट, दैट के मतलब क्या चीज फाउंड किया है नहीं मालूम है फिलहाल, अभी क्यू सेंटेंस को खत्म नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन यहाँ 37 वाले में से बाहर हो जाएगा। बच रहा है हमारे पास में अभी देखो आगे, कॉमन व्हाइट फुटेड आंट्स आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स ऑफ, अब यहां पे देखो आर सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकता, ठीक है, यहां पे है भी नहीं। बीज माइट बी द बेस्ट नोन पॉलिनेटर्स बट, एस बे सेंटेंस को खत्म नहीं करेगा, डी वाला यहां से बाहर हो गया। देखो दो ऑप्शंस ऐसे ही बाहर हो गए। अब यहां पे एस क्यू है और क्यू एस है, देखते हैं कौन सा वाला फिट हो रहा है। पहले पढ़ते हैं क्यू एस को। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बीज माइट बी द बेस्ट नोन पॉलिनेटर्स बट, ठीक है, क्यू एस बढ़िया लग रहा है। अब आर पे देखते हैं, बट कॉमन व्हाइट फुटेड ants are the best pollinators of a rare evergreen tree in the southern western Ghats। बहुत बढ़िया, QSRP बढ़िया लग रहा है, QSRP बढ़िया लग रहा है। अब SQRP देखते हैं एक बार। Bees might be the best known pollinators, S के बाद में Q पढ़ते हैं, but researchers have found that common whitefoot ants are the best pollinators of a rare evergreen trees in the southern western Ghats। बढ़िया। अब यहां पे देखो बीज माइट बी द बेस्ट नोन पॉलिनेटर्स, अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि हमें ऑलरेडी पता था,
तो जब कोई चीज पता होगी तो जो भी रिसर्चर्स फाइंड करेंगे उसके बाद फाइंड करेंगे, और रिसर्चर्स के फाइंड करने के लिए सिर्फ हमारे पास में एक ही है, दैट इज व्हाइट फुटेड आंट्स। तो यानी कि शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी जो बीज वाली बात पहले से पता है, मतलब एस को जो पहले से पता है उससे शुरुआत करेंगे, और उसके बाद में हम बताएंगे रिसर्चर्स ने फाइंड किया है व्हाइट फुटेड वाली, फिर आर को रखेंगे। सो एस क्यू आर पी एक बेटर चॉइस है, ना कि क्यू एस आर पी बेटा। तो सी ऑप्शन गलत है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। से फ्रॉम देयर 40s ऑनवर्ड, पी बाहर, पी स्टार्टिंग नहीं कर सकता। से फ्रॉम देयर 40s ऑनवर्ड्स कोई मतलब नहीं है, पी बाहर है, यहां से ए और डी वाला ऑप्शन बाहर हो गया। अब बच रहा है क्यू आर और क्यू एस, कौन से वाले एक से चल सकते हैं? चलो देखो, इट इज दस अ गुड आइडिया। अच्छा, यहां इसका मतलब है यहां पे बीच से स्टार्टिंग हो रही, इट इज दस अ गुड आइडिया। अब बचा ही क्यू आर क्यू एस है, तो इसी से करना पड़ेगा। इट इज दस अ गुड आइडिया, क्यू के साथ में आर और क्यू के साथ में एस, इट इज दस अ गुड आइडिया, आर को जोड़ते हैं, एंड कंटिन्यू टू एक्सरसाइज अर्ली इनफ, गड़बड़ हो गया, क्यू के साथ आर गड़बड़ है, बी नहीं हो सकता। सी देखो, इट इज दस अ गुड आइडिया फॉर सीनियर सिटीजन टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू एक्सरसाइज अर्ली इनफ से फ्रॉम देयर 40 ऑनवर्ड्स, बिल्कुल परफेक्ट। सो क्यू एस आर पी क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्टली फिट हो रहा है। 38 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी बेटा। चलो 38 के बाद में लेट्स गेट टू 39th नंबर वाला क्वेश्चन। साइंटिस्ट्स हैव डिटरमाइंड इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दैट इज लिंक्ड टू द सेवरल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अ जीन सिग्नेचर। देखो आर शुरुआत तो नहीं करेगा, यहां पे कर भी नहीं रहा है, पी और क्यू शुरुआत कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पी और क्यू शुरुआत कर रहे हैं, तो पी शुरुआत कर सकता है क्या? साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड, पी के साथ में एस जोड़ते हैं, साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड अ जीन सिग्नेचर, पी के साथ में एस बढ़िया चल रहा है, फिर आएगा आर, दैट इज लिंक टू द सेवेरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो पी एस आर क्यू तो बढ़िया हो गया, यहां पे पी एस आर क्यू तो बढ़िया लग रहा है। चलो ए को हटाते हैं, सस्पेक्ट में रखते हैं, आंसर की तरह तो बढ़िया लग रहा है ये, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं पी क्यू आर एस जरा एक बार। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दैट इज लिंक्ड टू द सेवरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अ जीन सिग्नेचर। पी क्यू आर तक तो फिर भी सही चल रहा था, लेकिन ये लास्ट में आर एस गड़बड़ हो गया, तो डी वाला बाहर हो गया। फिर देखते हैं क्यू आर पी एस और क्यू एस पी आर को एक बार करके, और अगर नहीं बनेगा तो फिर इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाना पड़ेगा। देखो क्यू आर देखते हैं, फिर क्यू एस देखेंगे। देखो ध्यान से, पहले क्यू आर, इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस दैट इज लिंक्ड टू द सेवरिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद में पी स्पाइनल कॉर्ड, साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड। अब एकदम स्पाइनल कॉर्ड के बाद में साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड करना गड़बड़ हो गया, तो आर के साथ में पी नहीं लग पा रहा है बेटा, बी बाहर। सी देखो, क्यू के साथ में एस लगाते हैं, इंजरी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस अ जीन सिग्नेचर, बाहर, क्यू के साथ में एस मतलब नहीं दे रहा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दैट इज पी एस आर क्यू इज द करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। 40th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लाइक अ मसल एंड रिपीटिंग द प्रोसेस। पी यहां पे शुरुआत करने के लिए काबिल नहीं है और इन्होंने ऑप्शंस में दिया भी नहीं है, ठीक है। एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट, क्यों शुरुआत नहीं कर पाएगा? क्योंकि एंड से शुरुआत हम करना प्रेफर नहीं करते हैं। हो सकता है किसी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाए, लेकिन फिलहाल हम प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास में बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास स्टार्टिंग है एस से और हमारे पास स्टार्टिंग है आर से। चलो पहले आर वाली देखते हैं, फिर एस वाली देखेंगे। हेल्प्स द चाइल्ड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, हेल्प्स द चाइल्ड, व्हाट हेल्प्स द चाइल्ड नहीं मालूम, आर शुरुआत नहीं कर रहा है, बच रहा है सिर्फ एक ऑप्शन एस पी आर क्यू। आंख बंद करके इसको आंसर की तरह टिक मार सकते हैं, बट स्टिल बी को पढ़ लेते हैं एक बार। एस पी आर क्यू, द ब्रेन वर्क्स लाइक अ मसल एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, फिर आएगा आर, प्रोसेस एस पी के बाद में आर आएगा। रिपीटिंग द प्रोसेस हेल्प्स द चाइल्ड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। सो 40 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, और अगर आपको ऐसे ही रोज क्वेश्चन चाहिए तो रोज क्लास को देखा करिए। इसी की तरह से हम रोज क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम से पहले। ये सारे पेपर्स अगर आप खत्म कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। कल करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, सब जगह अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बढ़िया से करते चलिए। जय हिंद।